बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वाटर के लिए H2O के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल मास नंबर कैलकुलेट करना है। अब समझें वाटर में है कौन कौन से एटम, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। इसमें एक हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन 1 1 एंड ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है 8 16। ध्यान से 2 हाइड्रोजन लेने हैं, तो यहाँ हमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। अब इसके लिए प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चे, तो एक हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट विल बी 2। न्यूट्रॉन कितना होगा, एक यहाँ पे 2 है और एक के लिए 0, तो ये वैल्यू भी 0। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 2 इंटू 1 दैट विल बी 2। अब ऑक्सीजन के लिए तो एक ही ऑक्सीजन है, प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है 8, उसके बाद न्यूट्रॉन्स कितना होगा, तो 16, 16 माइनस 8 दैट विल बी 8, प्लस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब हमें निकालना है टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन एंड टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होगी, जोड़ करके बताओ। प्रोटॉन दिस प्लस दिस यानी 8 प्लस 2 दैट विल बी 10। टोटल न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 0 प्लस 8 दैट विल बी 8। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 प्लस 8 दैट विल बी 10। टोटल मास नंबर दो तरीके से निकाल सकते हैं। 16, एक ऑक्सीजन के लिए 16 और एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2। उससे बेहतर टोटल प्रोटॉन्स प्लस टोटल न्यूट्रॉन्स कर दें, जिससे आपको सुविधा हो। या तो इसका टोटल मास नंबर 16 प्लस इसका टोटल मास नंबर 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन के लिए 2, तो 16 प्लस 2 18 कर दें। या फिर आप इसका टोटल प्रोटॉन या टोटल न्यूट्रॉन जो आपने कैलकुलेट किया है वो ऐड कर दें, तो 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। और यहां से सीधे 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड, कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालें और C4H10 के लिए निकालते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं, उम्मीद करता हूं इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहीं पे इसको सॉल्व करने की करते हैं कोशिश। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप सबसे पहले ये बताएं, यहाँ पे लिखा भी है कि कितने कार्बन एटम होंगे और कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। कार्बन एटम एक ही होगा, कार्बन 1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 12 6। और दूसरा एटम क्या होगा, क्यों 1 CO2 में लिखा है, तो CO2 में एक कार्बन का एटम एंड 2 ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन का सिंबल कैसे लिखेंगे 8 16। इस तरीके से लिखेंगे तो और भी चीजें आसान हो जाएंगी। यहां से टोटल प्रोटॉन्स कितने होंगे 6, टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, इसके लिए कार्बन के लिए न्यूट्रॉन तो 12 माइनस 6 6, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। और ऑक्सीजन के लिए प्रोटॉन कितना होगा बच्चे, तो एक ऑक्सीजन का प्रोटॉन 8, तो 2 ऑक्सीजन का प्रोटॉन 8 गुना 2 16। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन के लिए न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 8, तो 2 ऑक्सीजन के लिए यहां पे लिख सकते हैं 8 गुना 2 दैट विल बी 16। उसी तरह इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8 गुना 2 इक्वल टू 16। यहां से टोटल प्रोटॉन कितना आ जाएगा, तो 16 प्लस 6 इक्वल टू 22,
टोटल न्यूट्रॉन कितना होगा 16 प्लस 6 22 एंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो 16 प्लस 6 22 16 प्लस 6 इक्वल टू 22 एंड टोटल मास नंबर यहां से ऐड कर दें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 22 प्लस 22 इक्वल टू 44। C4H10 के लिए अगर निकालें हम लोग तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन है और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन कितने अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हैं उसको हमें सॉल्व करना है। तो C4H10 यानी ब्यूटेन के लिए देखें तो ब्यूटेन में कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं, 4 एटम प्रेजेंट हैं कार्बन के सिंबल के साथ लिखेंगे हमेशा 6 12। 10 एटम प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के तो यहाँ पे 1 1। अब इसके लिए प्रोटॉन्स कितना होगा बच्चे, एक कार्बन का प्रोटॉन 6, 4 कार्बन का प्रोटॉन 6 इंटू 4 24। उसके बाद न्यूट्रॉन कितने होंगे तो एक कार्बन के लिए 12 माइनस 6 यानी 6 गुना 4 24 4 कार्बन के लिए। उसी तरह इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो 6 गुना 4 इक्वल टू 24। ये निकालना फर्स्ट लेक्चर में ही सिखाया था। इसके बाद हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन निकालेंगे, एक हाइड्रोजन का प्रोटॉन 1 तो 10 हाइड्रोजन का प्रोटॉन कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा तो न्यूट्रॉन एक हाइड्रोजन के लिए मास नंबर A माइनस जेड 1 माइनस 1 0, इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इंटू 0 दैट विल बी 0, ये 10 एंड दैट विल बी 0। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये 10। अब यहां से हम लोग टोटल प्रोटॉन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 प्लस 24 प्लस 10 इक्वल टू 34। टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे तो 24 प्लस 0 इक्वल टू 24। उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 24 प्लस 10 दैट विल बी 34। टोटल मास नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 34 प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 24 इक्वल टू 58 दैट विल बी योर मास नंबर। मास नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं तो सीजे 12 इंटू 4 इसका मास नंबर इंटू 4 प्लस इसका मास नंबर इंटू 10। तो यहां से ये भी कर सकते हैं, ये करके या तो दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर सकते हो या फिर इसका मास नंबर कार्बन यहीं से देख करके कर सकते हैं। मास नंबर भी बहुत आवश्यक है, बाद में सिर्फ मास नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। यहां से टोटल मास नंबर कैसे निकालेंगे तो कार्बन का टोटल मास नंबर हो गया, एक कार्बन का 12 तो 4 कार्बन का 12 4 जा 48 प्लस हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का मास नंबर 1 तो 10 1 जा 10 दैट विल बी 58। तो टोटल मास नंबर हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं या फिर प्रोटॉन अलग निकालें न्यूट्रॉन अलग निकालें और फिर उसका मास नंबर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का आप लोग सीख चुके होंगे कि टोटल न्यूट्रॉन्स टोटल प्रोटॉन्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं और इस तरह के सवाल आप लोग सारे के सारे सवाल कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं। पहले तो हमने देखा था कि एटम्स पे चार्ज है, एटम्स पे अगर चार्ज है तो हम लोग उसमें क्या हम लोगों ने समझा था कि प्रोटॉन्स तो सेम रहता है, प्रोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूट्रॉन्स भी सेम रहेगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा? अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डाला गया है। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज है तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें न्यूट्रल के लिए और उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दें। जैसे सिंपल सा उदाहरण से समझते हैं, अगर हम लोगों को दिया हो फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड मास नंबर फॉर H2+, इस मॉलिक्यूल के लिए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या फिर स्टेबल होता है या नहीं होता है, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये कंपाउंड अजीब सा है, ये स्टेबल होगा या नहीं होगा। इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब H2+ में देखें तो आपको जो काम पहले कर रहे थे वही काम अभी हम लोग करेंगे। इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, केवल क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन डाला गया है। तो सिंपल सी बात है, H2 में सारे काम वही करेंगे। यहाँ पे क्या है, ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो भाई प्रोटॉन कितना होगा, तो 2 × 1, हाइड्रोजन का सिंबल पता होना चाहिए 1। न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 2 × 0, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एटम्स के सिंबल्स क्या होते हैं, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना सीखा था हमने। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पहले देखा था। न्यूट्रल स्पीसीज के लिए जिसपे चार्ज नहीं होता है, और जब चार्ज आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के एडिशन या फिर इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की वजह से आता है। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यानी इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो निगेटिव चार्ज अपीयर होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव किया जाता है तो फिर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। आप लोगों को इतनी चीज़ें याद होंगी। पिछले लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने, सारे लोगों ने बना लिया होगा। एक बार जल्दी से उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास हाइड्रोजन प्लस के लिए। हाइड्रोजन प्लस का सिंबल आप लोगों को याद होना चाहिए। कुछ चीजें सिंबल्स आप लोगों को याद कराया था हमने। हाइड्रोजन प्लस के लिए सिंबल 1 1 होता है, तो Z का वैल्यू 1, A का वैल्यू 1, Z यहाँ पे, A यहाँ पे। उसके बाद प्रोटॉन्स इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू Z इक्वल टू 1, न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस Z इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0, एंड अगेन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू। अब चूंकि यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से। तो इलेक्ट्रॉन पहले जितना न्यूट्रल स्पीसीज में प्रेजेंट होना चाहिए उससे एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। क्यों एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे? क्योंकि एक प्लस चार्ज है। एक माइनस चार्ज होता तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते। तो न्यूट्रल स्पीसीज के में कितना प्रोटॉन होना चाहिए, 1, उतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें से एक चार्ज घटा देंगे, दैट विल बी इक्वल टू Z माइनस A। आप लोगों को जहां तक याद कराया था, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, A क्या है, जितना चार्ज इस पे है, और पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करते हैं, निगेटिव चार्ज है तो प्लस करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, Z निकल गया, A निकल गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक एक करके नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन देखेंगे। सेकंड में नाइट्रोजन सिंबल याद कराया था 7 14 -3। यहाँ से ये वैल्यू से Z इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 7। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे,
ए माइनस, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, यानी कि हमारा जो ऊपर का सिंबल है दैट विल बी 14। ए माइनस अगर जेड करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेगा, ए माइनस जेड यानी कि 14 माइनस 7 दैट विल बी 7। अब इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे -3 है, यानी कि माइनस चार्ज मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है यहाँ पे माइनस चार्ज। तो पहले जितना प्रोटॉन था प्लस ए जितना एडिशन इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ऐड किए गए, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कितने किए गए हैं, 3 ऐड किए गए हैं। तो पहले से 7 था प्लस 3 दैट विल बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिथियम 37 सॉरी एल्युमिनियम 3+। एल्युमिनियम का सिंबल याद कराया था आप लोगों को, एल्युमिनियम 13 27 प्लस 3, ये पहले भी एग्जाम्पल्स में भी हम लोग कर चुके हैं, जल्दी से इसको देखते हैं। ए इज इक्वल टू 27, जेड इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 13, और फिर न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड इक्वल टू 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो जितना प्रोटॉन था उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, p माइनस ए दैट विल बी 13 माइनस 3 एंड दिस विल बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिथियम 37 प्लस 1, फोर्थ लिथियम 37 प्लस 1, यहाँ पे z इक्वल टू 3 इक्वल टू प्रोटॉन, a इज इक्वल टू 7, n इक्वल टू a माइनस जेड इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। उसके बाद यहाँ पे +1 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस a यानी कि 3 + 1 दैट विल बी 4। एक प्लस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट किया गया, p माइनस ए आ जाएगा, 3 माइनस 1 एंड दैट विल बी 2। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग 30 ये बेरिलियम देखते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इसको, फिफ्थ क्वेश्चन बेरिलियम 4 9, यहाँ से कैसे निकालेंगे, z इक्वल टू 4, a इक्वल टू 9, n इक्वल टू a माइनस जेड इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन के इक्वल होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, फिर से इसको आसान एक जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल अगर याद होगा तो 12 and 14 होता है। 12 मैग्नीशियम 6 नंबर, 12 14 प्लस 2, इसमें z इक्वल टू 12 दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसके बाद एटॉमिक नंबर, मास नंबर प्लस मास नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर यहाँ से 24 ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मास नंबर इक्वल टू n प्लस पी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो a माइनस जेड इक्वल टू 24 माइनस 12 इक्वल टू 12। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि इस पे प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं या इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिमूव किया गया है। कितना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन माइनस ए। प्रोटॉन माइनस ए कहने का क्या मतलब हुआ कि प्रोटॉन्स कितना होगा, न्यूट्रल कंडीशन में प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 12 माइनस कितने रिमूव किए गए हैं, 2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10। यहाँ से अगर आप लोग सारी चीजें समझ चुके हैं, एक जल्दी से फॉर्मूले को क्विक रिवाइज करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, उन सबको जल्दी से हम लोग क्विक एक रिवीजन लेते हैं। अगर सिंबल है x z a एंड इस पे चार्ज है a प्लस, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये वैल्यू क्या होती है, एटॉमिक नंबर दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
and that will be equal to number of electrons in neutral atom में. Atomic number is equal to number of protons, हमेशा न्यूट्रल हो या फिर चार्ज स्पीसीज हो. उसके बाद ए का वैल्यू क्या होगा, ए इज इक्वल टू मास नंबर दैट विल बी इक्वल टू n प्लस पी ऑलवेज. इसमें कोई चेंज नहीं होता है, जब भी चार्ज हो या ना हो मास नंबर और एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा. न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर दैट विल बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू पी. अब चूंकि प्लस चार्ज है तो माइनस ए कर देते हैं, और यही माइनस चार्ज होता तो हम लोग क्या करते, प्लस ए कर देते. अगर प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, माइनस चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डाला गया है. उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे. अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो समझना है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ सेम थिंग्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा. इन सब को कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल्स के लिए. तो उसके पहले तो आपको समझना होगा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं. अगर आप लोगों को पिछली कक्षाएं याद हैं, पिछली क्लासेस 9th या 10th की क्लासेस याद हैं, तो आप लोगों को ये बताया गया होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एटम है वो किसी एक एलिमेंट का होता है. जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया. इन सब का जो सिंबल होता है उन सब को रिप्रेजेंट करते हैं एक कैपिटल लेटर से, एक कैपिटल लेटर या फिर उसके बाद एक स्मॉल लेटर से. सिंबल उस एटम के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हाइड्रोजन ये इसके सिंबल को क्या लेते हैं, H. these are atoms. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. समझना ध्यान से. उसी तरह से वाटर नहीं, उसी तरह से ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा, O. उसी तरह से लिथियम का सिंबल क्या होगा, Li. These are the atoms. जैसे आप समझो कि कॉपर या हाइड्रोजन का एक छोटा सा सब एटम है. बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स को एक साथ मिला दो तो वो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट. तो अगर एटम्स को, जैसे कॉपर का छोटा एटम है तो उसको हम लोग वो एटम होगा, और बहुत सारे कॉपर को एक जगह जमा कर दिया जाए तो वो एक कॉपर मेटल हो जाएगा. दैट विल बी कॉल्ड कॉपर एलिमेंट. तो यानी कि एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एटम. हिंदी मीडियम में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो तत्व, जो एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व का सबसे छोटा पार्टिकल एटम, जिसको आपने परमाणु पढ़ा होगा. अब जैसे ये हाइड्रोजन जो है, एटम्स आर smallest particle of elements. जैसे कॉपर हो गया, CO, कॉपर को शो करते हैं कॉपर से. एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग रिप्रेजेंट कहते हैं एटम. अब मान लें एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है. दो हाइड्रोजन एटम एक साथ रह सकते हैं और दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना सकते हैं. तो जब एक से ज्यादा एटम्स मिल करके एक अलग स्पीसीज बना ले, वो अब हाइड्रोजन नहीं रहेगा. जैसे आपने पढ़ा होगा वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है. तो H2O मॉलिक्यूल, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल देखा जाए तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ, H2O. इसका क्या मतलब हुआ, दो एटम्स किसके, हाइड्रोजन के, एक एटम किसका, ऑक्सीजन का, ये कंबाइन किया है.
इसके बीच बॉन्ड बना है जो कि आप लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड में। तो जब एक से ज्यादा एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बना करके जो स्ट्रक्चर या जो भी स्पीसीज बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, आपको इसमें एक ही लेटर लिथियम या एक ही सिंबल मिलेगा। इसमें क्या है, एक से ज्यादा आपको मिलेंगे और नीचे में 2 या फिर 1 भी मिल सकता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस, दिस इज हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका सिंबल क्या होगा, H2। उसी तरीके से क्लोरीन गैस इसका सिंबल क्या होगा, Cl2। उसी तरीके से ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका सिंबल क्या होगा, O2। यानी कि एक ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हो गए, और ये जब कंबाइन हो गया, 2 एटम कंबाइन हो गया तो वो बन गया मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है कि अगर एक ही एटम होगा तो उसको हम लोग एटम बोलेंगे, और एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट नहीं है, कंबाइन करना चाहिए। एक से ज्यादा एटम जैसे हाइड्रोजन 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 प्रेजेंट है और कंबाइन नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग हाइड्रोजन एटम्स का ही कलेक्शन बोलेंगे, और वो हाइड्रोजन एटम्स के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। यानी एटम्स कंबाइन, एटम्स का जो कलेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। लेकिन अगर एटम्स कलेक्टेड ना हो, एक दूसरे से कंबाइन कर गया हो, 2 हाइड्रोजन मिल करके H2 बना लिया हो, एक हाइड्रोजन अकेला प्रेजेंट होगा, 2 हाइड्रोजन मिल करके H2 कैसे बनाएगा, एक H दूसरे H के साथ मिल करके एक अलग स्पीसीज बना लेगा। आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जलता है, बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को जलने में सहायता प्रदान करता है। तो एक जलता है और दूसरा उसको जलाता है, लेकिन दोनों मिल गया तो वाटर बन गया। तो हाइड्रोजन वाटर में क्या है, H2O में हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन में, लेकिन वाटर पानी क्या करता है, पानी ना तो जलता है ना तो जलाता है, वो क्या करता है, वो बुझाता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल बना उसको, उसके अंदर जो एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन के वाटर के अंदर में क्या एटम्स हुए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके अंदर जो एटम्स हैं उसके नेचर से अलग, वो अलग चीज होती है, वो अलग स्पीसीज होती है। वाटर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर को हाइड्रोजन के नेचर से कोई लेना देना नहीं, ऑक्सीजन के नेचर से कोई लेना देना नहीं। तो वाटर जो है, वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो H2O है। अब एक से ज्यादा, जैसे एक H2O मॉलिक्यूल, दूसरा H2O मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरीके से बहुत सारा मॉलिक्यूल एक जगह जमा हो जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। पानी यानी वाटर, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। तो ध्यान से सुनना, एटम्स को कलेक्ट करते हैं तो एलिमेंट मिलता है, और मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करते हैं तो कंपाउंड मिलता है। इसको अगर समराइज करें तो एटम्स से क्या मिलेगा हमें, एलिमेंट। इसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन, एटम्स का कलेक्शन करते हैं तो क्या मिलेगा, एलिमेंट। जैसे कॉपर है, तो कॉपर का एक एटम, बहुत सारे कॉपर के एटम मिल जाएं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपर एलिमेंट। यानी जो तांबा का जो मेटल होता है उसको हम लोग बोलेंगे कॉपर एलिमेंट। और उसी तरीके से जब मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स 2 अगर इसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन, तो इससे क्या मिलेगा हमें, कंपाउंड। जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला दिया गया तो वाटर के क्या मिल जाएंगे, हमें कंपाउंड मिल जाएंगे, वाटर का कंपाउंड मिलेगा। या दूसरे उल्टा कह सकते हैं, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है। ध्यान से सुनना, कॉपर जो तांबा है या आयरन है वो एक एलिमेंट है,
और उसका सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा वो कहलाएगा एटम। क्लियर? उसी तरीके से कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल जो अपना नेचर नहीं खोता हो उसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल। जैसे वाटर, जो आप लोग पानी जो पीते हैं, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा दैट विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूल। कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को कंबाइन करेंगे तो मिलेगा कंपाउंड। उसी तरीके से एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम, एंड एटम्स को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एलिमेंट्स। उम्मीद करता हूं आप लोग समझे होंगे कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में क्या अंतर होता है। एलिमेंट्स एक ही एटम से मिलके बना होता है, कंपाउंड्स एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। उसी तरह एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्ट एटम एंड कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल। अब हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक क्वेश्चन से कोशिश करते हैं समझने की। फाइंड नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और आपको मॉलिक्यूल और एटम में समझने में अंतर है तो इतना ध्यान रखना, एक से ज्यादा एटम जहां दिख जाए, जैसे H2 दिखे, जैसे H2 दिखे, CO दिखे, एक कार्बन एंड ऑक्सीजन है, एक से ज्यादा एटम जहां दिख जाए तो वो आपको क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। समझना बहुत आसान है। एक से ज्यादा एटम दिखे तो उसे हम लोग बोलेंगे कंपाउंड, और एक ही एटम दिखे तो वो हमारा क्या होगा? एलिमेंट। अब समझो H2 मॉलिक्यूल के अंदर में प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और टोटल मास नंबर कितना होगा। तो इसके अंदर कौन कौन एटम है? हाइड्रोजन एटम है, एक ही एटम है हाइड्रोजन, लेकिन 2 से गुना करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि एक ही एटम है हाइड्रोजन लेकिन 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड है। तो एक का निकाल के उसको 2 से गुना कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन 1 सिंबल, आपको सिंबल याद रखना पड़ेगा, सिंबल नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स कितने हो गए भैया? प्रोटॉन्स हो गए हमारे 1। मास नंबर कितना हो गया? तो मास नंबर हो गया 1। ये किसके इक्वल हो गया? Z के इक्वल। ये किसके इक्वल हो गया? N प्लस P के इक्वल। अब समझना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? तो A माइनस Z यानी 1 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल होगा एंड दैट विल बी 1। क्यों प्रोटॉन के इक्वल होगा? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल स्पीसीज नहीं रहता तो फिर उसमें ऐड करना पड़ता या फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ता। समझना ध्यान से। तो प्रोटॉन निकल गया, न्यूट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। कितने के लिए निकला? फॉर 1 हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम की कहानी है ये। तो फॉर 2 हाइड्रोजन एटम्स। 2 हाइड्रोजन एटम्स क्यों? क्योंकि H2 के बारे में निकाल रहे हैं। H2 मतलब एक H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। H2 मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन एटम्स। CO मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया? 1 कार्बन एटम प्लस 1 ऑक्सीजन एटम। H2O मतलब क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन एटम्स। H2O, एक H2O मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 ऑक्सीजन एटम। इतनी बात समझ में आ रही है? मॉलिक्यूल से जैसे आपको CO2 है तो CO2 के एक मॉलिक्यूल में, बहुत सारा CO2 मॉलिक्यूल नहीं, एक CO2 मॉलिक्यूल में क्या कहानी है? एक CO2 मॉलिक्यूल में क्या होगा? 1 कार्बन एटम प्लस 2 ऑक्सीजन एटम। 1 कार्बन एटम है और 2 कौन से एटम है? ऑक्सीजन एटम है। क्योंकि एक सिंबल से ही पता चल जाता है कि एक कार्बन एटम है एंड 2 ऑक्सीजन एटम है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कोई भी भारी भरकम था, जैसे C4
H10 पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। ब्यूटेन, ब्यूटेन में के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम कितने होते हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं? तो आप यहां से सीधे देख के बता सकते हैं। इसमें क्या है, 4 कार्बन एटम्स और नीचे क्या है 10 + 10 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे क्या है 4 कार्बन एटम और 10 हाइड्रोजन एटम। और आपसे इसी तरह से कोई भी सवाल, मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम कितना प्रेजेंट है, तो वो आप लोग सिंबल देख करके ही बता सकते हैं। यहाँ पे H2 कहने का क्या मतलब हुआ, इसके अंदर कितने हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। एक की कहानी हमने निकाल ली है, तो यानी 2 की कहानी, तो प्रोटॉन कैसे निकलेगा, तो प्रोटॉन 2 गुना, 2 से क्यों गुना किया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। तो प्रोटॉन कैसे निकलेगा 2 गुना 1 का, प्रोटॉन 1 यानी 2। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा 2 गुना 0 यानी 0। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा 2 गुना 1 यानी 2। मास, टोटल मास नंबर, टोटल मास नंबर कैसे निकलेगा, तो 2 गुना मास नंबर इसका 1 है, तो कैसे करेंगे 1, दैट विल बी 2। कुछ और क्वेश्चन से करते हैं, जैसे ये सब जो एग्जांपल्स लिखे हैं, बाकी सबके एग्जांपल्स से हम लोग निकालते हैं कि टोटल मास नंबर और टोटल एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। दूसरा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सिंपल क्वेश्चन एक ही रहने देते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड मास नंबर फॉर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO में क्या है, CO में 1 कार्बन है एंड 1 ऑक्सीजन। 1 कार्बन में प्रोटॉन कितना हो गया, प्रोटॉन इक्वल टू, और आपको सीधे ही निकालना पड़ेगा, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है 6 12 एंड ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन 8 16। तो प्रोटॉन्स कितने हो गए बच्चे 6, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 12 - 6, 12 - 6 इक्वल टू 6। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन हो गए 6। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से कार्बन का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं वो पिछला लेक्चर आपको देखना होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के लिए प्रोटॉन कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होगा 8। न्यूट्रॉन कितना होगा, तो A - Z। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A यानी मास नंबर माइनस Z, यानी 16 - 8 दैट विल बी 8। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो जितना, चूंकि न्यूट्रल है, कार्बन CO2 में क्या है, ऑक्सीजन न्यूट्रल है और कार्बन भी न्यूट्रल है, ओवरऑल चार्ज भी कुछ नहीं है, तो इसलिए जो प्रोटॉन का नंबर है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। इसमें कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी 8। अब इसको टोटल और मास नंबर भी, इसके लिए मास नंबर क्या हो जाएगा, कार्बन के लिए मास नंबर क्या हो जाएगा 12 और इसके लिए मास नंबर क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको लेते हैं 8, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। तो टोटल प्रोटॉन इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी प्रोटॉन कितने हो गए 6 + 8 इक्वल टू 14। इतनी बात समझ रहे हैं, प्रोटॉन कितने हो गए 6, किसके लिए, कार्बन के लिए। प्रोटॉन कितने हो गए 8, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो दोनों के लिए टोटल प्रोटॉन्स कितने हो गए, तो 6 + 8 14। उसी तरह टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, तो यहां से न्यूट्रॉन्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, A बाद में देखेंगे। न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दें, तो न्यूट्रॉन्स फर्स्ट वाले के लिए कितना है 6 + 8, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चे, तो 6 + 8 14, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 6 + 8, 6 + 8 दैट विल बी 14। अब टोटल मास नंबर, टोटल मास नंबर, इसका मास नंबर, कार्बन का मास नंबर कितना है, कार्बन का मास नंबर A इज इक्वल टू 12
और इसके लिए मास नंबर क्या है, A इक्वल टू 16, 12 प्लस 16, या फिर टोटल प्रोटॉन्स प्लस टोटल न्यूट्रॉन्स ऐड कर दो, 14 प्लस 14 28, या तो मास नंबर क्या होता है, टोटल प्रोटॉन्स प्लस टोटल न्यूट्रॉन्स। और उसी तरीके से यदि आपको सीधे ऐड करना है तो इसका मास नंबर 12 प्लस 16 18 कर दें, ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 16 दैट विल बी इक्वल टू 28। नेक्स्ट आप लोग जल्दी से सॉल्व करें H2O के लिए, CO2 के लिए एंड CH4 C4H10 के लिए। अब हम लोग सीधे इसका सॉल्यूशन में बता रहा हूं। न्यूट्रॉन्स, तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 0। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अभी नहीं आपको जोड़ना, पहले तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आप निकाल लें, तब उसमें से घटाएं या फिर ऐड करें। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जब निकाल लेंगे तो यहाँ पे तो एक ही है, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए 2, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 0, इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए 2। अब इसमें से चूंकि यहाँ पे +1 चार्ज है, प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटाया गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन घटा दें यहाँ पे -1, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी 1। ध्यान से पहले टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लें, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लें, उसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले निकालें और चार्ज के अनुसार या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या फिर सब्सट्रैक्ट कर दें। जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं, अगर हाइड्रोजन इस H2+ की जगह पे कोई भी दूसरा एटम लें जिसपे चार्ज हो, एक से ज्यादा स्पीसीज लें, ये एक से ज्यादा एटम्स लें, जैसे H3O+ इस कंपाउंड को लिया गया। अब इसमें है क्या क्या, 3 हाइड्रोजन एटम्स, उसके बाद क्या है 1 ऑक्सीजन एटम। अब 3 हाइड्रोजन एटम्स में प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स विल बी 3 इंटू हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा भाई, हाइड्रोजन का सिंबल 1 1 एंड ऑक्सीजन का सिंबल 8 16। 3 हाइड्रोजन एटम्स के लिए प्रोटॉन 3 इंटू 1 दैट विल बी 3, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 3 इंटू 0 दैट विल बी 0 एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, जो न्यूट्रल स्पीसीज के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो आपको ऐड करना है या फिर ओवरऑल निकाल लेना है। जैसे अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन में कितना होगा वो पहले आप निकाल लें, उसके बाद काउंट करेंगे कि H3O+, प्लस की चिंता अभी मत करें, प्लस की चिंता सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में घटाएंगे या फिर ऐड करेंगे। इसको अभी ना देखें तो H3O में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हाइड्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3 इंटू 1 दैट विल बी 3। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो 1 एटम ऑक्सीजन का है तो प्रोटॉन कितना होना चाहिए, तो प्रोटॉन 8 होना चाहिए 8, न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए, तो 16 - 8 दैट विल बी 8। अब इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, कितना है नहीं ये नहीं सोचना है, कितना होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे टोटल प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन तो अनचेंज रहेगा 8 + 3 = 11, टोटल न्यूट्रॉन वो भी अनचेंज रहेगा 8 + 0 दैट विल बी 8 एंड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा, तो 8, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऐड करेंगे 8 नीचे वाला +3 ऑक्सीजन के लिए। अब यहां पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन निकालना, ये तो इलेक्ट्रॉन किसके, ये इलेक्ट्रॉन किसका था ऑक्सीजन का, ये इलेक्ट्रॉन किसका था हाइड्रोजन का, लेकिन मॉलिक्यूल पे +1 चार्ज, मॉलिक्यूल पे +1 चार्ज मतलब मॉलिक्यूल जो बना है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, -1, 8 + 3 11 -1 = 10। यहाँ पे तीनों संख्या निकल जाएगी, A 11, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर कैसे निकालेंगे, मास टोटल
मास नंबर कैसे निकालेंगे बच्चे? तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3 गुना 1 प्लस 1 ऑक्सीजन के लिए 16 गुना 1, तो यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 प्लस 3 19। वैसे भी 11 प्लस 8 करके आप लोग सीधे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सीधे मॉलिक्यूल दिया हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए नहीं दिया हो, तो फिर इतना करने की जरूरत नहीं है। सीधे मॉलिक्यूल का अगर सिंबल याद है तो दोनों का मास नंबर ऐड करने से सीधे हमारा मॉलिक्यूल का मास, टोटल मास नंबर निकल आएगा। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स के टोटल मास नंबर, टोटल एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, टोटल मास नंबर निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, उसको हम लोग सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ मास आपको निकालिए। अभी थोड़ी देर वीडियो पॉज करके इसको निकालें, फिर मैं इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख लूंगा, फिर आप इसको मिला लीजिएगा। ओके, अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि जो भी एटम्स हैं उसके सिंबल्स आपको अगर याद हैं तो वेल इनफ, नहीं याद है तो आप बगल में देख करके लिखिए और उनको याद कर लिए तो बहुत बेहतर रहेगा। नाइट्रोजन के लिए, एक नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होते हैं, तो 7 2 जा 14। नाइट्रोजन का सिंबल आपको ध्यान में होना चाहिए। एक नाइट्रोजन के लिए प्रोटॉन्स होते हैं 7, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 7, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे हमारे 14, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7 2 जा 14, टोटल इलेक्ट्रॉन्स एंड मास नंबर सीधे एक का मास नंबर 14, तो दो का मास नंबर 14 इंटू 28 कर सकते हैं। फ्लोरीन का वैसे ही निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का सारा सिंबल लिखा हुआ है वैसे ही निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारा आप लोग खुद से कर लेंगे। अब यहाँ पे कार्बोनेट आयन यानी कि CO3 2- चार्ज है, इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो पहले तो इसका सिंबल लिख लें आप, कार्बन का 612, ऑक्सीजन का 816 होगा। अब एक कार्बन के लिए प्रोटॉन हो गया 6, दो, और एक ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है 8, तो 3 ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 24, 8 3 जा 24 प्लस 6 सीधे 30 आ जाएगा। उसके बाद न्यूट्रॉन्स, एक कार्बन का न्यूट्रॉन 6 एंड एक ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? 16 - 8, तो 16 - 8 निकालेंगे तो 8 होगा, और 3 ऑक्सीजन के लिए 8 3 जा 24, तो इससे भी वैल्यू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें हमें 2 ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, तो कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। एक ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8, तो 3 ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 3 जा 24, तो 24 प्लस 6 तो हमारा 30 हो गया, और 2 उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ 2 ऐड करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे? 32। मास नंबर कैसे निकालेंगे? तरीका आपको क्या याद रखना है? एक कार्बन का मास नंबर होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, 16 3 जा 48 प्लस 12, सीधे मास नंबर वहां 60 लिखेंगे। वो सीधे मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को देख करके ही आप सीधे लिख सकते हैं कि मास नंबर कितना होता है। बात आती है नाइट्रेट आयन की। नाइट्रेट आयन में कैसे लिखेंगे? तो एक नाइट्रोजन का प्रोटॉन 7, एक ऑक्सीजन का प्रोटॉन सिंबल लिख करके, सिंबल के हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं, जान सकते हैं। एक ऑक्सीजन का प्रोटॉन हो गया 8, तो 3 ऑक्सीजन के लिए प्रोटॉन 8 3 जा 24 प्लस 7 31। एक नाइट्रोजन के लिए सिमिलरली नाइट्रोजन भी वैसे ही निकाल लेंगे। नाइट्रोजन की संख्या 12 - 6, कार्बन के लिए 6 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के लिए 16 - 8 यानी कि 8, एक ऑक्सीजन के लिए 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ से न्यूट्रॉन्स भी निकल गए। इलेक्ट्रॉन्स जो टोटल निकालेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चार्ज जो है वो एक ऐड हो गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे निकालेंगे? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे? तो नाइट्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन 7 प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन
8, तो 3 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 8 3 जा 24, वो ऐड करेंगे 32। मास नंबर कैसे निकालेंगे? तो मास नंबर यहां से सीधे यहां से निकालेंगे। 16 होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 16 3 जा 48 प्लस नाइट्रोजन का हमारा निकालेंगे, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 16 3 जा 48 प्लस 14, सीधे मास नंबर हम लोग निकाल सकते हैं 62। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एटॉमिक मास की तरफ और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किसी भी एटम का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, टोटल मास नंबर कैसे निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास को समझना है कि एक एटम के अंदर जो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एक एटम का ओवरऑल मास क्या होगा। मास की बात कर रहे हैं, मतलब भार क्या होगा, एक एटम का वेट कितना होगा, भार कितना होगा, इसको करते हैं समझने की कोशिश। हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि विजिबल भी नहीं होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स के मास की बात कर रहे हैं हम लोग। सिंपल से जैसे डेली लाइफ में हम लोग जैसे सेब खरीदते हैं, अमरूद खरीदते हैं या फिर कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उसको वेट करते हैं हम लोग किसी केजी में या फिर किसी बड़े टन में या फिर इन सब चीज़ों में वेट करते हैं। स्टैंडर्ड जो होता है वो केजी होता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही सूक्ष्म कणों की, बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स की, जो कि माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इनका कितने छोटे साइज के होते हैं, लेकिन अभी हमको इनके वेट से मतलब है, भार से मतलब है कि एक एटम का भार कैसे निकालेंगे, एक एटम का वेट कैसे निकालेंगे। तो अगर हम उसके अंदर जो भी प्रेजेंट हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स का वेट, प्रोटॉन्स का वेट, न्यूट्रॉन्स का वेट, सारे जो भी हैं, अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना सीखा है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना सीखा है। अगर इन सब के वेट को ऐड कर दिया जाए तो हमारा निकल आएगा कि टोटल एटॉमिक वेट, यानी एक एटम का वेट क्या होगा। एक एटम का वेट कैसे निकालेंगे समझें। उसके पहले हमको समझना है कि एक प्रोटॉन का वेट कितना होगा, एक न्यूट्रॉन का वेट कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होगा। और अगर इन सबको ऐड कर दें उनके नंबर के हिसाब से तो हमको ओवरऑल एटम का वेट निकल आएगा। तो सबसे पहले जो हमें याद करना है, वेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर सकते हैं 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg, माइनस 31 kg। समझो इस चीज को ध्यान से। 10 टू द पावर माइनस 1 कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकली 10 टू द पावर माइनस 1 0.1, 10 टू द पावर माइनस 2 0.01, यानी एक का 100वां हिस्सा, एक को किसी एक चीज को 100 टुकड़ों में बांटा जाए तो वो एक टुकड़ा जो होगा 1/100 कहलाता है। अब बात करते हैं 10 टू द पावर माइनस 3 की, यानी एक का 1000वां हिस्सा, यानी कि 0.001। अब आप समझ सकते हैं 10 पावर माइनस 31, यानी ये बात क्या हो गई, 1/1 पर 31 शून्य, 31 शून्य होंगे। यानी एक को इतने टुकड़ों में, एक रसगुल्ला आप समझ लें तो उसका 2 टुकड़ा करते हैं, 2 भाई खाते हैं, और 10 भाई हुए तो 10 टुकड़ा करेंगे, 100 भाई हुए, कौरव हुए तो उसका 100 टुकड़ा करेंगे। एक रसगुल्ले का 100 टुकड़ा और सबको छोटे छोटे पार्ट में बांट करके दे करके देखो, तो वही आपको ऑलमोस्ट कितना मिलेगा आप समझ सकते हो। लेकिन एक पे 31 शून्य है, 31 जीरोज हैं। अब
यानी कि ये क्या हो गया 0.0000000 इस तरह से 31 जीरो लिखोगे, इकाई दहाई सैकड़ा करके भी रह जाओगे तब भी नहीं आएगा वो। अगर इकाई दहाई सैकड़ा करेंगे, उंगलियों पे करेंगे तो भी नहीं पहुंचेगा वहां तक जितना आपको याद होगा। आप समझ सकते हैं इतना छोटा वेट होता है एक इलेक्ट्रॉन का। कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का वेट वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन अभी आपको समझने की जरूरत है कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना हुआ, और ये वैल्यू याद रखनी है, कई बार कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। अब समझते हैं वेट ऑफ वन प्रोटॉन, वेट ऑफ वन प्रोटॉन दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है 1.673 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन है? और आपको इतनी इस बात समझ में आ रही है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, जैसे 10 टू पावर माइनस 3 एंड 10 पावर माइनस 4 में कौन बड़ा होता है? तो जिसका ऊपर वाला पावर कम होता है, निगेटिव पावर कम होता है, वो उतना ही बड़ा होता है। ये वैल्यू जिसका निगेटिव पावर कम होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। ये इससे 1000 गुना ज्यादा, ऑलमोस्ट देखेंगे कितना गुना ज्यादा बड़ा होता है। अगर इसको हम लोग देखें तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन ज्यादा भारी होगा और इलेक्ट्रॉन कम भारी होगा। अब समझते हैं इसको, वेट ऑफ वन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का वेट जो होता है 1.675 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। ऑलमोस्ट सेम होता है, ध्यान से समझना इस चीज को। यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। और एवरेज मास लिया जाए तो इस दोनों प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स ये टर्म आपको याद रखना है। क्यों न्यूक्लियॉन्स कहते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियॉन्स। अब जब भी न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो आपको ये समझना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की। न्यूक्लियॉन्स मतलब समझे, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और दोनों का मास ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। अगर हम बात करें एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। यानी कि ये क्या हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन यानी और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये किसके इक्वल होगा? या तो मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन के एवरेज औसत वेट के इक्वल होगा। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन। तुलनात्मक रूप से देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन के। देख सकते हैं मास ऑफ, यहाँ मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ऑलमोस्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। मास ऑफ प्रोटॉन, ये सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का मास क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा, जिसको बोलेंगे एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा। लेकिन अगर बात करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये वैल्यू आती है, अगर इसको सॉल्व करेंगे 1.675 इंटू 10 पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, ये केजी
ये ऑलमोस्ट आता है 1837 के आसपास, और भी डेसिमल के आगे जा सकता है, एग्जैक्ट टर्म नहीं निकाल सकते, ऑलमोस्ट आता है ये 1837 के आसपास। समझो इस चीज को, ऑलमोस्ट क्या ले सकते हैं, 2000 के आसपास। अब समझो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन भारी हुआ, न्यूट्रॉन जो होगा इलेक्ट्रॉन से करीब करीब 2000 गुना भारी है। अब एक एटम की बात करते हैं, एक एटम के अंदर में जो कहानी होती है, यहाँ पे प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काटता है। तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो मेन जो वेट होगा वो किसकी वजह से होगा, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा। इलेक्ट्रॉन का वेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। मान लो एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो वेट होगा वो केवल प्रोटॉन की वजह से होगा, न्यूट्रॉन की वजह से होगा। इलेक्ट्रॉन के वेट को कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेट इतना कम है कि उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अब तो कहानी आसान हो गई, हमें केवल क्या इलेक्ट्रॉन का वेट कंसीडर ही नहीं करना, हमें केवल कंसीडर जो करना है वो प्रोटॉन का वेट कंसीडर करना है और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन्स का वेट करना है। तो आप इसको लिख लें कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एटम, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एटम, ओनली द मास ऑफ न्यूट्रॉन and the mass of proton are considered. Mass of electrons are neglected. बात समझ में आई? क्या लिखेंगे आप लोग? For the calculation of mass of atom, only the mass of proton and the mass of neutron are considered. Mass of electrons are neglected. अगर इस चीज को समझ गए, इस चीज को नोट कर लें। समझ लेते हैं फिर से एक बार कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है एंड इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, उसको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। जब एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने की बात आएगी तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, केवल न्यूक्लियॉन्स को कंसीडर करेंगे, यानी कि प्रोटॉन्स को कंसीडर करेंगे एंड न्यूट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे। अब से जब भी हमें मास कैलकुलेट करना हो, नंबर कैलकुलेट करना वो अलग चीज है, चार्ज कैलकुलेट करना वो अलग चीज है, उसके लिए हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, इन सब को कंसीडर करते हैं। लेकिन जब बात मास की आती है तो मास में केवल और केवल किसका रोल होता है, तो वो प्रोटॉन का रोल होता है एंड न्यूट्रॉन का यानी न्यूक्लियॉन्स का रोल होता है। अब मास, एक एटम का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।